नमस्कार। आज हम आपके बीच स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए पीजी क्लासेस के लिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। एमएससी के छात्रों के लिए खास करके कहीं कहीं थर्ड सेम में और दूसरे विश्वविद्यालयों में दूसरे सेम में ये टॉपिक आपको मिलेगा। जहां तक प्रकाश संश्लेषण की बात है, छात्रों, एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस जो फिजिको केमिकल प्रोसेस है और पूरे विश्व में जीवन के लिए उत्तरदायी है। पूरे विश्व में अगर जीवन है तो इसी प्रकाश संश्लेषण की वजह से है, क्योंकि यही एकमात्र प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। विश्व की समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य एक ऐसा स्रोत है जहां से ऊर्जा आती है और वह प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में आती है। आश्चर्य होगा आपको सुनकर के कि पूरे एक दिन में 3 × 3 × 10⁻32 जूल्स की ऊर्जा पृथ्वी पर आततित होती है, पृथ्वी पर आती है। और उस ऊर्जा का अगर हम साल भर की गणना करें तो 54 × 10⁻23 यानी 54 × 10⁻23 जूल्स पर ईयर हमारे एटमॉस्फेयर में आता है। और उस वातावरण में जो ऊर्जा आती है उसका केवल 40% अर्थात 20 × 10⁻23 यानी 20 × 10⁻23 जूल्स पूरे वर्ष में यह ऊर्जा हमें प्राप्त होती है जो धरती पर आती है, और इसका केवल 38% भाग ही उपयोग में आता है जब हम पादप के रूप में या पादप जिस ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। इतनी बड़ी ऊर्जा एक ऊर्जा स्रोत के रूप में, एक न्यूक्लियर फर्नेस के रूप में सूर्य चारों दिशाओं में, पूरी दिशाओं में प्रसारित करता है, और वहां से केवल हमें प्राप्त होता है जो पृथ्वी पर आततित ऊर्जा है। पृथ्वी पर जो प्रकाश आततित होता है वो है 20 × 10⁻23 जूल्स, और इसी ऊर्जा का हम उपयोग कर पाते हैं। जरा सा देखें तो इस कक्षा में हमारा उद्देश्य है कि हमारे विद्यार्थी इस कक्षा, ये जो 3 से 4 बजे की कक्षा है, इस कक्षा में उपस्थित होने के बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को परिभाषित कर सकेंगे। प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत होने वाली प्रक्रियाओं का विवरण दे पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा के स्थानांतरण तथा रूपांतरण को बता पाएंगे। एंटीना कॉम्प्लेक्स तथा रिएक्शन सेंटर की परिकल्पना बता पाएंगे। जल के फोटोलिसिस की प्रक्रिया बता पाएंगे, और साइक्लिक तथा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का विवरण दे पाएंगे। ये हमारे उद्देश्य होंगे, और उम्मीद है कि छात्र इस कक्षा के बाद इन उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। तो पृथ्वी पर जितनी ऊर्जा आती है उसका केवल 50% प्रकाश ही प्रकाश संश्लेषणीय सक्रिय विकिरण अर्थात फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होता है। अगर हम बैंड की बात करें, जो दृश्य बैंड है, विजिबल बैंड है, तो विजिबल बैंड में जो अवशोषित ऊर्जा है उसका 10% भाग ही हरित भाग द्वारा वापस भेजा जाता है और 90% भाग उपयोग में ले लिया जाता है। साथ ही साथ सौर ऊर्जा वर्णक्रम, सौर प्रकाश का जो वर्णक्रम है, उसके अवशोषित ऊर्जा का उपयोग पादप नहीं कर पाते हैं। यहां ध्यान दें, जो वर्णक्रम है उसमें सभी प्रकाश का उपयोग पादप नहीं कर पाते हैं। अगर परिभाषित करें प्रकाश संश्लेषण को तो the formation of carbon containing compounds from carbon dioxide and water by illuminated green cells, water and oxygen being the byproduct, यानी प्रदीप्त हरित कोशिकाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बन युक्त यौगिकों का निर्माण अगर होता है तो
और उसमें जल और ऑक्सीजन अतिरिक्त उत्पाद के रूप में निकलते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 12th की क्लास में भी पढ़ा होगा, बीएससी की क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस फॉर फॉर्मिंग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर हम प्रकाश संश्लेषण की खोज की बात करें, डिस्कवरी की बात करें, तो कुछ वैज्ञानिक बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे वॉन हेलमोंट 1580 टू 1644, जोसेफ प्रिस्टली 1732 टू 1804, जैन इंगेनहाउस 1732 टू 1799, एफ ब्लैकमैन बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट 1866 से 1947, सीवी वॉन नील 1930, रॉबिनोविच एंड गोविंजी 1964, कैल्विन एंड बेसम 1950। इसके अलावा भी कई साइंटिस्ट हैं, जैसे र्यूबेन हैं, कैलमैन हैं, रैंथम हैं, आपके इमर्सन हैं, लेविस हैं। तो इन सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर के अलग अलग प्रयोगों में फोटोसिंथेसिस की खोज की। स्नातकोत्तर की कक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहां से खोज शुरू हुई। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो वॉन हेलमोंट ने बताया कि प्रकाश का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है। जोसेफ प्रिस्टली ने कहा कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वायुमंडल को शुद्ध करती है। आइगेनहाउस ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के और ऑक्सीजन को मुक्त करने वाली प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस है। वॉन नील ने समीकरण दिया। रॉबिनोविच एंड गोविंजी ने पूरे पिगमेंट सिस्टम की व्याख्या की कि कितने प्रकार के पिगमेंट सिस्टम होते हैं, और कैल्विन और बेसन ने डार्क रिएक्शन की बात की थी 1950 में। और इन सारी खोज को, इन सारे शोधों को मिला करके और फिर फोटोसिंथेसिस की एक निश्चित प्रक्रिया का निर्धारण किया गया। जरा सा देखें तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कोशिका के इसी कोशिकांग में संपन्न होती है, इसी ऑर्गेनेल में संपन्न होती है। और इसकी आंतरिक संरचना आपको दिख रही होगी, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, फिर सिक्के की तरह की सजी हुई संरचना जिसको कि हम थाइलेकॉइड कह रहे हैं, जो ग्रीन से दर्शाई हो रही है। और इसके अलावा जो भी द्रव्य पदार्थ है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। और उसके अंदर जो चौकोर भाग है, अगर इसको बढ़ा करके देखें तो ग्रेनम आपको दिख रहा है कि स्टैक्स ऑफ कॉइन्स, जैसे सिक्के एक दूसरे के ऊपर सजा दिए जाएं, तो उस तरह की संरचना आपको दिख रही है। और उसी ग्रेनम को अगर हम सेक्शन में काटें तो उसके अंदर चैम्बर्स दिखते हैं, जिसके अंदर के भाग को हम ल्यूमेन कहते हैं, और जो मेम्ब्रेन है उसको हम थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। जो दो ग्रेनम है वो थाइलेकॉइड लैमेले से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर हम देखें तो स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण का लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है, प्रकाश पर जो आधारित फेज नहीं है वो होता है, जबकि थाइलेकॉइड में प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और एटीपी सिंथेसिस का काम होता है। यानी जो लाइट डिपेंडेंट फेज है, प्रकाश पर आधारित जो फेज है, वो फेज थाइलेकॉइड में संपन्न होता है, और जो लाइट इंडिपेंडेंट यानी अप्रकाशीय अभिक्रिया है, जो प्रकाश पर आधारित नहीं है, वो फेज स्ट्रोमा में संपन्न होती है। अगर वॉन नील की बात करें तो सीवी वॉन नील ने 1930 में प्रकाश संश्लेषण का एक सामान्य समीकरण दिया था, और वो समीकरण ये था, CO2 प्लस H2A प्लस लाइट एनर्जी लीड्स टू CH2O H2O प्लस 2A। ए जो यहाँ है, ये ए डिनोटेड है ऑक्सीजन के लिए। ये सामान्य सा समीकरण सीवी नील ने दिया था, जहां H2A को इलेक्ट्रॉन प्रदाता के रूप में माना गया है। इसके पहली की क्लास में आप पढ़ते होंगे तो H2O को हमने पढ़ा होगा कि H2O से ऑक्सीजन निकलता है, और H2A का कॉन्सेप्ट वॉन नील ने इसलिए दिया था क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जब लाइट रिएक्शन में मूव करता है, जब वो लाइट रिएक्शन में एक ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन करता है, ऑक्सी अवकरण जब क्रिया करता है, तो इस ऑक्सी अवकरण की प्रक्रिया में H2A जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो मॉलिक्यूल है, वो इलेक्ट्रॉन प्रदाता के रूप में, इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में काम करता है। जल को O2 से मुक्त करने के लिए स्रोत के रूप में चिन्हित किया था वॉन नील ने।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। और साथ ही साथ रॉबिन हिल ने भी नील के द्वारा जो सिद्धांत था जिसमें उसने कहा कि कार्बन स्थिरीकरण के लिए प्रकाशीय अभिक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होने के अभिमत को स्वीकृति प्रदान दी। यानी यहां पर एक कंफ्यूजन सा आया, एक नई थ्योरी आई कि दो तरह की अभिक्रिया होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग करके कार्बन का स्थिरीकरण किया जाता है। अगर आप देखें तो शुरू में जो इक्वेशन दिया गया, क्योंकि देखा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और लाइट एनर्जी के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, तो आप देखिए जो प्रारंभ में फोटोसिंथेसिस 1930 के पहले जब दिया गया था तो उस समय कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी मिल करके और फिर कार्बोहाइड्रेट और 6 ऑक्सीजन और 6 H2O का निर्माण करते हैं। लेकिन इस समीकरण में देखिए तो 6 O2 मतलब 12 ऑक्सीजन की बात हो रही है और 12 ऑक्सीजन वाटर में उपलब्ध नहीं है। प्रयोग के द्वारा देखा गया कि इस एनर्जी का उपयोग फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कार्बन के यौगिक बनाने में होता है और ये एक इंडरगोनिक प्रक्रिया। इंडरगोनिक प्रक्रिया का मतलब है कि इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है और सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। यही रासायनिक ऊर्जा फूड चेन के रूप में बाद में कंज्यूमर्स के द्वारा उपयोग में आती है। इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा था कि एकमात्र फिजिको केमिकल प्रोसेस है, एकमात्र फिजिको केमिकल प्रक्रिया है जो प्रक्रिया पूरे विश्व में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है और इसीलिए फोटोसिंथेसिस का महत्व है। लेकिन बाद में जब र्यूबेन, कैमेन और कैलमेन ये 3 वैज्ञानिक आए, इन्होंने देखा, इन्होंने क्या किया कि हेवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन का उपयोग किया। किसमें? वाटर में। तो देखा कि जितना भी ऑक्सीजन बाहर आता है वो ऑक्सीजन केवल वाटर से निकलकर बाहर आता है, केवल जल से बाहर निकलकर आता है। जरा सा देखिए अपने स्क्रीन पर, रिएक्टेंट्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं। कार्बन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में पूरा जाता है, ऑक्सीजन का कुछ भाग कार्बोहाइड्रेट में जाता है और कुछ भाग कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन का वाटर में जाता है, जबकि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका पूरा का पूरा हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट में और ऑक्सीजन बाहर आता है। अर्थात ऑक्सीजन पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल से निकलकर बाहर आता है और इसलिए जो समीकरण था फोटोसिंथेसिस का वो रिवाइज कर दिया गया और रिवाइज्ड इक्वेशन हो गया 6CO2 प्लस 12H2O प्लस लाइट एनर्जी लीड्स टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो इस तरह से जो नई इक्वेशन आई फोटोसिंथेसिस की वो 12 H2O के साथ आई। पुरानी इक्वेशन जो 1930 के बाद पहले उपयोग होती थी उसे बदल दिया गया। फोटोसिंथेसिस में 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं समाहित हैं, यानी 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस उसमें इंक्लूडेड है। अब ये 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं उसमें होती हैं, इसका प्रमाण क्या है? इसके प्रमाण के लिए सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो था Q10 एक्सपेरिमेंट, Q10 कॉन्सेप्ट। Q10 कॉन्सेप्ट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर एंड रेट ऑफ रिएक्शन 10 डिग्री लेस देन टू गिवन टेम्परेचर। यानी अगर हम किसी भी प्रतिक्रिया के दर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम बढ़ाने के बाद देखें तो उसका जो अनुपात होता है, अगर वो रासायनिक अभिक्रिया है केवल तो उसका मान होगा 2, यानी वो दोगुनी बढ़ जाएगी। लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ कोई दूसरी भी प्रक्रिया उसमें संलग्न है तब उसका मान हो सकता है 1 आए, यानी 2 या 2 से ज्यादा हो अगर Q10 का मान तो वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। ब्लैकमैन ने बाद में कहा कि हाँ बिल्कुल सही है कि 2 प्रकार के रिएक्शन होते हैं, लेकिन लाइट रिएक्शन पर डार्क रिएक्शन निर्भर होता है। लाइट रिएक्शन पर डार्क रिएक्शन निर्भर है, लिंक्ड है दोनों। और इसीलिए कहा गया कि लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन के लिए यानी कार्बन फिक्सेशन के लिए लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है और इसी थ्योरी को बाद में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के से लाया गया। दूसरा जो एविडेंस आया वो वारबर्ग का था। वारबर्ग ने किया क्या कि कंटिन्यूअस प्रकाश, लगातार प्रकाशीय स्थिति में पौधे को रखा, फिर लगातार अंधकार की स्थिति में पौधे को रखा, फिर इंटरमिटेंट लाइट, इंटरमिटेंट का मतलब कुछ देर के लिए प्रकाश कुछ देर के लिए अंधकार, इसमें जब पौधे को रखा तो देखा कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा उत्पादन
तब होता है जब इंटरमिटेंट लाइट दी जाती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषणीय अभिक्रिया में दो प्रकार के प्रक्रियाओं का समावेश है, और दोनों प्रक्रिया अगर नहीं होगी तो वैसी परिस्थिति में हमारा फोटोसिंथेसिस का उत्पादन पूरा नहीं हो पाएगा। और इसलिए ये बात उठी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में दो प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, एक लाइट डिपेंडेंट फेज और दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो इंटरमिटेंट लाइट पर काम करता है। तीसरा जो प्रमाण आया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, अवकरण होता है, फिक्सेशन होता है, वो हमेशा रात में होता है, यानी डार्क फेज में होता है। तो ये तीन प्रमाण ऐसे थे जिनके आधार पर यह निकल के आया कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में दो अलग अलग साइकिल होती है। देखिए, एक तरफ साइकिल ब्लैकमैन ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक तरफ लाइट डिपेंडेंट फेज है, दूसरी तरफ लाइट इंडिपेंडेंट फेज है। जिस लाइट डिपेंडेंट फेज में प्रकाश का उपयोग होता है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग होता है और जल का उपयोग होता है, और वहीं पर नीचे देखिए निकला हुआ है O2 यानी ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इस लाइट डिपेंडेंट फेज से बनने वाले NADPH2 और ATP का उपयोग लाइट इंडिपेंडेंट फेज में होता है, और लाइट इंडिपेंडेंट फेज में इस ऊर्जा का उपयोग करते हुए साथ ही साथ जो NADPH2 में हाइड्रोजन, NADP हाइड्रोजन का कैरियर है, तो जो हाइड्रोजन वहां से आया है उसका उपयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के और फिर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से ये लाइट डिपेंडेंट फेज है और ये लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, और इसी को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ ब्लैकमैन बॉक्स। ब्लैकमैन ने ये दो बॉक्स की अभिकल्पना दी थी, पहला लाइट डिपेंडेंट फेज और दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट फेज। अब जरा सा प्रकाशीय अभिक्रिया की बात करें, क्योंकि आज हमें केवल प्रकाशीय अभिक्रिया की बात करनी है, अगली कक्षा में हम अप्रकाशीय अभिक्रिया की बात करेंगे। अगर प्रकाशीय अभिक्रिया की बात करें तो सबसे पहले हमें प्रकाश को देखना पड़ेगा। प्रकाश किस रूप में हमारे पास आता है? तो हमारे पास विजिबल लाइट के रूप में, यानी दृश्य प्रकाश के रूप में हमारे पास आता है। और इस दृश्य प्रकाश को अगर हम एक प्रिज्म के माध्यम से देखें तो वो एक वर्णक्रम में हमें बटा हुआ दिखाई देता है, बढ़ते वेवलेंथ और घटती एनर्जी के साथ। जैसे आपने हिंदी में इसको याद करने के लिए बैनियाह पिनाला, इंग्लिश में कहते हैं विबगियोर। जैसे बैगनिया, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, और उसके बाद देखिए लिखा है परालाल, इंफ्रारेड, और बैगनी से पहले होगा अल्ट्रा वायलेट। तो इस तरह से प्रकाश का एक वर्णक्रम है जिसमें 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ हम देख रहे हैं बैगनी के पहले, और 700 और 700 से ऊपर हम देख रहे हैं परालाल में, और जो लाल है वो लगभग 680 से कुछ ऊपर से शुरू हो जाता है। तो इस तरह वेवलेंथ धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हम प्रकाश के विभिन्न स्वरूप को देखते हैं, और इन सारे प्रकाश को अगर मिला दिया जाए तो वो हरा सफेद हो जाता है, जो प्रकाश हमें दिखता है, जो सामने सूर्य से आता हुआ प्रकाश हमें दिखता है। ये भी देखा गया है कि पत्तियां हरी होती हैं। हरी क्यों होंगी? हरी इसलिए होंगी कि पत्तियां हरे प्रकाश को वापस कर देंगी और शेष प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं, और इसलिए कहा जाता है कि हरा प्रकाश का अवशोषण साधारणतः पत्तियों द्वारा नहीं होता है। जरा सा देखें तो अलग अलग वर्णक्रम, मोनोक्रोमेटिक लाइट, अगर एक वर्णी प्रकाश हम दें तो अलग अलग जब एक वर्णी प्रकाश देते हैं और उसमें क्लोरेला पर प्रयोग किया गया कि जो प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर एक ग्राफ दिख रहा होगा कि ब्लू आपका येलो ऑरेंज तक प्रकाश जो है वो पूरा अवशोषित हो रहा है, यानी बैगनी, नीला और आसमानी में अवशोषित हो रहा है। हरा प्रकाश बिल्कुल अवशोषित नहीं हो रहा है, और फिर जब लाल प्रकाश की स्थिति आती है तो वहां अवशोषण बढ़ जाता है। अगर हम देखें तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी होती है, और वो होती है कि कितना प्रकाश अवशोषित हुआ है, यानी ऑक्सीजन कितना निकला, कितने क्वांटा लाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद। क्वांटा यूनिट है लाइट की। तो इमर्सन और लेविश ने क्वांटम यील्ड पे अपना प्रयोग किया था। क्वांटम यील्ड में प्रयोग में उन्होंने देखा कि अगर हम
8 क्वांटा लाइट अगर हम देते हैं किसी क्लोरोप्लास्ट को, 8 क्वांटा लाइट एब्जॉर्ब होती है तो उससे 1 ऑक्सीजन बाहर आता है। और मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर देखा जाए तो 1/8 अर्थात 12% होगी। यानी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है प्रकाश के अवशोषण की, मोनोक्रोमेटिक लाइट की, वो लाल में हमें अचीव होती है और वो मैक्सिमम एफिशिएंसी लाल प्रकाश की 12% होती है। यहां देखिए ये जो है वो रेड बीम है, जबकि इंफ्रारेड बीम में ये फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो जाती है और यहां पर एकाएक गिरावट देखने को मिलती है। लेविस ने इस गिरावट का नाम दिया रेड ड्रॉप मैकेनिज्म। अर्थात रेड बीम के बाद जैसे जैसे हम एक वर्णी प्रकाश आगे की ओर बढ़े तो ब्लू में, इंडिगो में, इसमें वायलेट में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अवशोषण ज्यादा हो रहा है और फिर ग्रीन में एकाएक कम हो गया, येलो में कम हुआ, रेड में वो पीक पर पहुंचा और पीक पर पहुंचने के बाद एकाएक गिरावट आ रही है। ये जो एकाएक गिरावट आई है इसी को लेविस ने कहा कि ये रेड ड्रॉप मैकेनिज्म है। इसका नाम दिया गया कि रेड के बाद प्रकाशीय जो उत्पादन है, जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है, प्रकाश संश्लेषणीय क्षमता है, उसमें गिरावट आती है। इसका बड़ा महत्व हुआ। इमर्सन ने बाद में प्रयोग किया, इमर्सन एंड कैलमैन ने बाद में प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि रेड लाइट केवल पौधे को दी, देखा कि फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी मैक्सिमम थी। उसके बाद उन्होंने फार रेड बीम दिया, यानी परालाल किरण उपलब्ध कराई, देखा कि फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी गिर गई। फिर उन्होंने दोनों को मिक्स किया, यानी परालाल किरणें दी, सपोर्टेड बाई रेड बीम दी, ज्वाइंट बीम दी, तो देखा कि फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी इतनी ज्यादा हो गई जो अगर हम लाल प्रकाश की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी और परालाल किरणों यानी रेड बीम और फार रेड बीम दोनों की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को जोड़ दें तो उससे भी ज्यादा हुई। तो उन्होंने एक इमर्सन इफेक्ट की बात की और इमर्सन इफेक्ट का एक सूत्र दिया कि फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी इन ज्वाइंट बीम, अगर उससे हम फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी रेड बीम की घटा दें तो वो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी जो फार रेड बीम में आती है उससे ज्यादा हमें मान मिलता है। अर्थात ये कहा जाए कि ज्वाइंट बीम में ज्यादा उत्पादन होता है वनस्पत की हम इंडिविजुअल बीम दें, यानी परा लाल किरणों में सबसे कम उत्पादन, लाल किरणें जब दी गई तो सबसे ज्यादा उत्पादन, और अगर हम ज्वाइंट बीम देते हैं तो सबसे ज्यादा उत्पादन। इसका उपयोग रोबिनोविच एंड गोविंद जी ने किया। इस प्रयोग का रोबिनोविच एंड गोविंद जी ने क्या किया, उन्होंने देखा कि अगर हम रेड लाइट और फार रेड ज्वाइंट बीम में फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ज्यादा होती है तो देखें कि क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बाद जो संरचना देखी गई कि जो प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण होता है वो क्लोरोफिल के द्वारा होता है। क्लोरोफिल एक रासायनिक यौगिक है। अब किसी भी एटम की संरचना हम देखें तो उसमें एक न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और ऑर्बिट्स में होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं अंदर की जो नजदीक की छोटी ऑर्बिट होगी वो लो एनर्जी लेवल पर होगा और जो बाहर की ऑर्बिट होगी वो हाई एनर्जी लेवल पर होगा। अगर फोटोन के रूप में, अगर 8 क्वांटा लाइट है तो 4 फोटोन है। क्वांटा लाइट की यूनिट है, फोटोन भी लाइट की यूनिट है, और एक फोटोन में 2 क्वांटा होते हैं। तो मान लीजिए फोटोन का एब्जॉर्प्शन हुआ तो जो लो एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो अब उत्तेजित हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, ग्राउंड स्टेट से अब वो एक्साइटेड स्टेट पे आ जाएंगे, यानी उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, बाहरी ऑर्बिट में चले जाएंगे और बड़ा ऑर्बिटल हो गया तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहेंगे। तो 3 प्रकार से ये जो प्रकाशीय ऊर्जा अवशोषित हुई है ये 3 प्रकार से बाहर आ सकती है। पहला प्रकार देखें कि यह प्रकाशीय ऊर्जा प्रकाश के रूप में ही बाहर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का उपयोग कई जगह होता है। आपने कैट्स आई देखी होगी, रोड के बीच में जो डिवाइडर लगा होता है उस पर चमकते हुए सितारे देखे होंगे। तो दिन भर वो प्रकाश को अवशोषित करता है और फिर प्रकाश के रूप में ही बाहर निकालता है, तो इसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं, फ्लोरेसेंस लाइट कहते हैं। तो या तो ये जो ऊर्जा अवशोषित हुई वो प्रकाश के रूप में अवशोषित हुई, प्रकाश के रूप में बाहर निकल जाए, और फिर ऊर्जा बाहर निकल गई तो वो ग्राउंड स्टेट में आ गया, फिर वो बंद हो जाएगी, फिर जैसे ही प्रकाश आएगा फिर एक्साइटेड में आएगी।
एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग मॉलिक्यूल हो, एक मॉलिक्यूल हो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और यह इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग मॉलिक्यूल के पास चला जाए। तो ऐसी परिस्थिति में भी वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के, उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग मॉलिक्यूल के बाहर ऑर्बिटल में घूमता रहेगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा लगभग बराबर होगी। तीसरा एक कारण हो सकता है कि अगर कोई पिगमेंट मौजूद हो तो ये ऊर्जा स्थानांतरित हो जाए उस पिगमेंट पे, और फिर इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट पर चला जाए। इस बाकी के दो फ्लोरेसेंस को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग मॉलिक्यूल का उपयोग फोटोसिंथेसिस में होता है, और पिगमेंट के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होता है और फिर ऊर्जा का दूसरे पिगमेंट के ऊपर ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से भी ऊर्जा का प्रवाह हम फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाशीय अभिक्रिया में देख सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रेजोनेंस। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग मॉलिक्यूल के द्वारा लिया गया जो इलेक्ट्रॉन, जो ऊर्जा ली गई है, उसका उपयोग फोटोसिंथेसिस में होता है, या पिगमेंट के द्वारा इंडक्टिव रेजोनेंस के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की गई है उसका उपयोग फोटोसिंथेसिस में होता है। जैसा देखें, एक क्वांटा जूम कहते हैं, एक क्वांटा प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जो बॉडी होती है उसको हम एक नाम देते हैं, एक अभिकल्पना देते हैं, इसका नाम क्वांटा जूम दिया गया। प्रकाश का अवशोषण सीधे अलग अलग पिगमेंट्स के द्वारा होता है, जिसमें क्लोरोफिल ए हो सकता है, क्लोरोफिल बी हो सकता है, कैरोटीनॉइड्स हो सकते हैं, जितने तरह के फाइकोबिलिन्स हो सकते हैं, फाइकोसियानिन हो सकता है, जितने तरह के पिगमेंट हैं अलग अलग पौधों में आपने पढ़े होंगे जब प्लांट ग्रुप्स पढ़ा होंगे, तो उसमें अवशोषण हो सकता है। तो प्रकाशीय ऊर्जा सबसे पहले कहाँ अवशोषित हुई? तो किसी न किसी पिगमेंट के द्वारा अवशोषित हुई, और एक पिगमेंट से प्रकाशीय ऊर्जा का स्थानांतर दूसरे पिगमेंट, फिर तीसरे पिगमेंट से होता हुआ ये रिएक्शन सेंटर तक पहुंचता है। रिएक्शन सेंटर एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर भी अपनी ऊर्जा प्रदान करता है और प्रकाशीय ऊर्जा भी स्थानांतरित होते हुए वहां तक जाती है, और वहां से फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक यह ऊर्जा पहुंचती है। जैसे बगल के फिगर में दिखाया गया होगा कि फोटोन विभिन्न पिगमेंट्स के द्वारा अवशोषित हुआ और फिर लास्ट में एक पिगमेंट के बाद आया। यहां पर रॉबिनोविच एंड गोविंद जी ने कहा कि ये जो लास्ट में मॉलिक्यूल है, पिगमेंट मॉलिक्यूल है, जिसको कि हम पिगमेंट सिस्टम का रिएक्शन सेंटर का मॉलिक्यूल कर रहे हैं, इसका कहीं कहीं नाम आपको डैडी मॉलिक्यूल भी मिलेगा, जो समस्त ऊर्जा को संरक्षित करता है और जिसका सबसे ज्यादा रोल है इस प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया में। अब इसमें देखें कि ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है ये दो प्रकार का होता है। एक जो 680 MU वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है, और एक जो 700 MU की लाइट एब्जॉर्ब करता है, यानी एक जो लाल किरणों से जो तत्व ऊर्जा है उसका उपयोग करता है, और एक परा लाल किरणों की ऊर्जा का प्रयोग होता है। अगर हम क्लोरोफिल की संरचना देखें, जो मुख्य मॉलिक्यूल है जो अवशोषण करता है, तो इसमें एक पॉरफायरिन हेड होता है, ऊपर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और नीचे एक फाइटॉल टेल होती है, सॉरी हाइड्रोकार्बन टेल होती है। ये हाइड्रोकार्बन टेल हाइड्रोफोबिक होती है, और इसमें देख रहे होंगे ऊपर एक जगह एक मॉलिक्यूल बना हुआ है आर करके। आर एक डिनोशन है। अगर यहाँ पर एमिनो ग्रुप हुआ, यानी सॉरी मिथाइल ग्रुप हुआ CH3, तो वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, और अगर यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप हुआ यानी CHO हुआ तो वो क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल होता है। तो इस तरह से क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है यह प्रकाश को अवशोषित करना और दूसरे पिगमेंट को स्थानांतरित करना, अगर ये रिएक्शन सेंटर के रूप में काम कर रहा है तो समस्त प्रकाश को अवशोषित करके दो रूपों में होता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो प्रकाश संश्लेषणीय अभिक्रिया में 4 तरह के कॉम्प्लेक्स उपयोग में आते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है PS2 यानी फोटो सिस्टम पिगमेंट सिस्टम 2। रॉबिनोविच ने और गोविंद जी ने कहा था कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो 680 MU वेवलेंथ के प्रकाश को अवशोषित करता है, और ये मेम्ब्रेन में ही ट्रांसफर होती है। यहां आप देख सकते हैं नीचे फिगर में कि एक मेम्ब्रेन है, उसमें 4 तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं, और प्रकाशीय अभिक्रिया में इन 4
कॉम्प्लेक्सेस का उपयोग होता है। तो पहला कॉम्प्लेक्स हो गया पिगमेंट सिस्टम 2। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है वो साइटोक्रोम B6 और F कॉम्प्लेक्स है। यहां पर जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो यहां एक मुख्य बात आपको समझनी होगी कि जब एक मॉलिक्यूल या एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तो यहां जो उसकी ऑर्बिटल एनर्जी है वो भी इलेक्ट्रॉन के साथ मुक्त होती है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब उस दूसरा यौगिक या एटम जब इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करता है तो जो मुक्त हुई ऊर्जा है वो भी वहां तक पहुंचती है, लेकिन अवशोषित करने वाले यानी प्राप्त करने वाले मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल एनर्जी जितना होगा उतना उस ऊर्जा का अवशोषण होगा, शेष ऊर्जा का उपयोग बाहर हो सकता है। और यही शेष ऊर्जा अगर 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा के डिफरेंस की हुई तो वैसी स्थिति में वो दूसरे मॉलिक्यूल यानी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एटीपी में यानी फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड बनाने में वो सक्षम होती है, एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जोड़ने में सक्षम होती है। और आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है वहां पर एक एटीपी निकलता है और दूसरा एटीपी जब निकलता है जब फेरोडॉक्सिन से B6 यानी साइटोक्रोम B6 को जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो ये 4 कॉम्प्लेक्सेज, ये सारे कॉम्प्लेक्सेज मेम्ब्रेन में होते हैं। तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है वो है पिगमेंट सिस्टम 1। ये पिगमेंट सिस्टम 1 जो कॉम्प्लेक्स है यह 700 mu वेवलेंथ के प्रकाश को अवशोषित करता है। 700 mu वेवलेंथ से तात्पर्य ये है कि ये परालाल किरणों का अवशोषण करता है। और एक जो कॉम्प्लेक्स है वो है एटीपी सिंथेज। ये एटीपी सिंथेज जो कॉम्प्लेक्स है ये 2 जगह एसोसिएटेड है, एक तो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम B5 या B6 कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये इतनी साधारण सी प्रक्रिया नहीं है, ये एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारे ऑक्सी अवकरण रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडो रिएक्शन होते हैं। पिगमेंट सिस्टम 1 तथा पिगमेंट सिस्टम 2 हमेशा श्रृंखला में काम करते हैं, या पिगमेंट सिस्टम 1 भी अपनी अकेली श्रृंखला में कार्य करता है। पिगमेंट सिस्टम 1 परालाल किरणों का अवशोषण करते हैं और ये 680 nm वेवलेंथ से कम की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इससे ज्यादा की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जो P700 कहा जाता है। और ये प्रबल अवकारक का निर्माण करते हैं यानी स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंस का निर्माण करते हैं। वहीं पर जो पिगमेंट सिस्टम 2 है वो लाल किरणों का अवशोषण करते हैं जो 680 nm से कम या 680 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसलिए इसे P680 कहते हैं। तो रॉबिनोविच एंड गोविंद जी ने 2 तरह के पिगमेंट सिस्टम की बात की, एक पिगमेंट सिस्टम 1 जो क्लोरोफिल A का प्रकार है जो P700 के नाम से जाना जाएगा, पिगमेंट सिस्टम 2 जो P680 के नाम से जाना जाएगा। और ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट्स का निर्माण करता है PS2, और PS2 ही जल का ऑक्सीडेशन करने में सक्षम होता है यानी वाटर का ऑक्सीडेशन PS2 करता है। अब जरा सा देखें तो जल का ऑक्सीकरण फोटोसिस्टम सेकंड के द्वारा होता है। जल के ऑक्सीकरण में वाटर का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो वो ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन और 4 H+ आयन यानी 4 प्रोटॉन में टूटता है। और ये इस सेंटर को जहां PS2 इन्वॉल्व होता है, PS2 के साथ ही एक सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर। जल अत्यंत ही स्थायी यौगिक है, इसका ऑक्सीकरण इतना आसान नहीं है जितना आसान वो रिएक्शन में दिख रहा है। ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से सक्षम होता है यानी एक ऐसा प्रोटीन जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में अंदर से बाहर तक स्थित होती है। इसमें कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन भी होंगे और कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं जो इस प्रकार हैं, देखिए जरा सा। D1 एंड D2 इंट्रिंसिक प्रोटीन, साइटोक्रोम B559, एंटीना प्रोटीन, लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन टाइप 1 एंड टाइप 2 और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये क्या करते हैं वो देखिए। ये जब काम करते हैं तो पहले वाटर को हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन में तोड़ते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन बड़ा टॉक्सिक होता है। वारबर्ग ने कहा था कि
ये जो वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो OH आयन जैसे ही टूटा तो ये OH आयन पुनः वाटर के द्वारा ले लिया जाता है और वो H2A2 में यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जिसमें पुनः हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अर्थात एक H2O मॉलिक्यूल टूटा तो 2 हाइड्रोजन आयन निकले, और फिर H2O2 मॉलिक्यूल जब टूटता है तो वो ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन आयन में बदलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक H2O मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए 2 H2O मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ता है और H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण इसमें होता है। ये जो 4 हाइड्रोजन आयन हैं वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में मुक्त होते हैं और ल्यूमेन की तरफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर होता है। ये तो स्थिति हो गई कि कहां पर, अगर हम पिछली स्लाइड को देखें जरा सा, पिछली स्लाइड को पर हम जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर ल्यूमेन में ये होता है और मेम्ब्रेन में सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की। अब प्रकाश संश्लेषण में 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी, एक को बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, दूसरे को बोलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 दोनों का प्रयोग होगा, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में केवल पिगमेंट सिस्टम 1 का उपयोग होता है। ये पहले से भी देखते आ रहे हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। जो P680 है, पिगमेंट सिस्टम 1 है, उसको हम फोटो सिस्टम 1 के नाम से जानते हैं, और दूसरा है P700 जिसको कि हम फोटो सिस्टम सेकंड के नाम से जानेंगे P680 को, और फोटो सिस्टम P700 को जानेंगे फोटो सिस्टम सेकंड के नाम से। ये पिगमेंट सिस्टम कहां उपलब्ध है, मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन में एम्बेडेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के रूप में। उससे जुड़ा हुआ क्या है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर, जिसमें हमने देखा कि इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ये वाटर मॉलिक्यूल को ग्रहण करता है और वाटर मॉलिक्यूल को ग्रहण करने के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन तो ये मुक्त कर देता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो अपना है अपनी ऊर्जा के साथ, वो इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ये P680 को दे रहा है। साथ ही साथ प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण कहां हो रहा है, तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड या फोटो सिस्टम सेकंड अर्थात P680 पर जैसे ही अवशोषित हुआ। पुराने स्लाइड को याद कीजिए कि जैसे ही अवशोषण हुआ जो इलेक्ट्रॉन आया था वो अब एक्साइटेड स्थिति में आ गया। जैसे ही वो एक्साइटेड स्थिति में आया, उत्तेजित हुआ, अब वो P680 स्टार लगा हुआ है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है P680 इसका अब एक्साइटेड फॉर्म आ गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन उसके बाह्य ऑर्बिटल की ओर है, और यहां से अब वो इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल को ऊर्जा के साथ दिया जाएगा। तो प्लास्टोक्विनोन को ये इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा दोनों दी जाएगी। प्लास्टोक्विनोन की जितनी क्षमता है, उस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव लेवल पे, उतनी ऊर्जा वो रखेगा, शेष ऊर्जा वो बाहर निकालेगा। और इस तरह बहुत सारे साइटोक्रोम से होता हुआ अंततः साइटोक्रोम B6 और फिर साइटोक्रोम F तक ये ट्रांसफर होगा। ये जो ट्रांसफर है, देखिए साइटोक्रोम B6 से F, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लेफ्ट की तरफ इक्वेट कर पा रहे होंगे तो इसमें जो डिफरेंस है वो 0.33 से ज्यादा का है, यानी 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की ऊर्जा का अंतर होता है। यानी साइटोक्रोम B6 को उस इलेक्ट्रॉन को रखने में ज्यादा ऊर्जा लगती है और उस ऊर्जा से 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम ऊर्जा लगती है अगर उसको साइटोक्रोम F में रखना है तब। तो ये ऊर्जा भी मुक्त होती है। फिर ये प्लास्टोसियानिन को जाता है और प्लास्टोसियानिन के बाद अब सारी ऊर्जा लगभग मुक्त हो गई है, अंततः ये इलेक्ट्रॉन P700 को चला जाता है और पुनः प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण होता है। और ये प्रकाशीय ऊर्जा परालाल किरणें हैं, यानी जो हम कह सकते हैं कि 700 नैनोमीटर या माइक्रोमीटर वेवलेंथ की किरणें हैं। और ये किरणें जब अवशोषित होंगी तो पुनः इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होगा और 700 को ये विक्षेपित कर जाएगा। वहां ऊपर गलत आ गया है 680, उसको 700 समझिएगा कि P700 पर ये चला जाता है, यानी कि यह P700 ही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन के रूप में ऊपर जाता है। ये अब फेरोडॉक्सिन तक अलग अलग इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन से होता हुआ अंततः यह फेरोडॉक्सिन तक पहुंचता है और फेरोडॉक्सिन से फिर एफएनआर तक पहुंचता है, फ्लेविन न्यूक्लिक रेजोनेंस तक पहुंचता है। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन फिर एनएडीपी को प्रदान किया जाता है। एनएडीपी अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर ऑलरेडी 2 चार्ज होता है और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेकर के, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2O यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर से मुक्त हुआ था, उससे जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, हाइड्रोजन मुक्त होता है, उस हाइड्रोजन को लेकर के NADPH का निर्माण करता है। यहां ध्यान दीजिए, प्रकाश की उपस्थिति में ही जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर है वो वाटर को तोड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण हुआ। P680 जो फोटो सिस्टम सेकंड है, वो फोटो सिस्टम सेकंड एक्साइटेड स्टेज में पहुंच गया। अब वो वापस आना चाहता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूर्ण करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल टूटता है और इसीलिए कहते हैं कि यहां पर प्रकाशीय अभिक्रिया के कारण, प्रकाश की ऊर्जा के कारण, प्रकाश के प्रभाव में वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है और इसलिए इसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स है वो ये कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स। यहां हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी आपसे कि साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने लगता है तो वहां पर जो डिफरेंस है ऊर्जा का दोनों में इलेक्ट्रॉन धारित करने का, वो 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का है। तो वैसी परिस्थिति में 0.33 और 0.38 जब फेरोडॉक्सिन से ट्रांसफर होगा साइटोक्रोम B6 को तो 0.38, और जब साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F का ट्रांसफर होगा तो 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो मुक्त होगी। इस ऊर्जा के प्रभाव में एडेनोसिन डाइफॉस्फेट अकार्बनिक फॉस्फेट को लेते हुए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाएगा। ध्यान दीजिए, एक नई चीज आपके लिए जो संभवतः आपके शिक्षकों ने बताई होगी, फिर से मैं बता दूं कि हर्बिसाइड्स 2 तरह के हम उपयोग में लाते हैं, एक पैराक्वेट है और एक डिसिमेयू है। ये पैराक्वेट और डिसिमेयू का रोल क्या होता है? कहते हैं कि ये हर्बिसाइड्स जो हैं वो धीरे धीरे पौधे को, हर्ब्स को समाप्त कर देते हैं। तो ये जो हर्बिसाइड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देते हैं। जैसे देखिए आप कि जो DCMU है, डायूरोन है, वो P680 से P700 की ओर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। स्ट्रक्चर ऊपर दिया हुआ है याद रखने के लिए कि इस स्ट्रक्चर का होगा DCMU। ये हर्बिसाइड्स हैं जो हर्बिसाइड्स नॉर्मली उपयोग में आते हैं। इनके खोज से भी ये पता चला कि इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है या इन यौगिकों के द्वारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। उसी तरह पैराक्वेट देखिए, पैराक्वेट से भी जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है P700 एक्साइटेड, वहां गलत लिखा है P680, P700 जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वहां से जो फेरोडॉक्सिन की ओर जब ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उस इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोकने का काम पैराक्वेट करता है। तो इस तरह से आपको एक नई चीज भी कभी कभी इसको आपके कॉम्पिटिशन्स में पूछा जा सकता है या आप अपने नोट्स में जोड़ भी सकते हैं जब फोटोसिंथेसिस में, कि हर्बिसाइड्स का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोका जा सकता है। अब देखें जरा सा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये तो नॉन साइक्लिक की बात हुई। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो P700 है यानी फोटोसिस्टम 1 है, इसका केवल उपयोग होता है। फोटोसिस्टम 1 जब प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण करता है तो P700 एक्साइटेड स्टेट में उसको भेजता है और यहां से इलेक्ट्रॉन अब फेरोडॉक्सिन से होते हुए साइटोक्रोम B6 तक आते हैं। साइटोक्रोम B6 से यह इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F को और फिर साइटोक्रोम F से साइटोक्रोम S और प्लास्टोसियानिन से होता हुआ वापस हो जाते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन किसी बाहर के मॉलिक्यूल से नहीं आ रहा है, किसी वाटर के मॉलिक्यूल से नहीं आ रहा है। वही इलेक्ट्रॉन जो विक्षेपित हुआ था वापस अपनी ऊर्जा को खोता हुआ वापस आ रहा है। तो जब ऊर्जा खोता है यह इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहां पे 2 सेंटर होते हैं। एक जब फेरोडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 की ओर जब ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो जो ऊर्जा निकल रही है उसमें एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। और दूसरा
जो हमने देखा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, वहां भी साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स था, यहाँ भी साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है। ये भी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला करके एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलाता है। अर्थात इसकी जब एक साइकिल होगी यानी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की, तो इसमें 2 एटीपी मुक्त होगा, जबकि इसके पूर्व में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमने देखा है, देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कि वहां पर एक बार ही एटीपी मुक्त होता है। तो इस तरह से हमने ये दोनों प्रक्रियाएं पढ़ी हैं, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसमें NADPH2 का निर्माण होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें। एर्नॉन इट ऑल ने 1954 में एक सेउडो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात की। कहा गया कि जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है अगर मौजूद है, तो उस परिस्थिति में भी अगर इल्यूमिनेटेड सेल्स हैं क्लोरोफिल के या क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाएं हैं या इल्यूमिनेटेड क्लोरोप्लास्ट है, और उसमें हम FMN डालते हैं, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड डालते हैं, जो कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, तो वैसी परिस्थिति में भी ऑक्सीजन मुक्त होता है। यहां देखें, FNR से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होता है फेरोसाइनाइड को, और फेरोसाइनाइड अब O2 को निकालने में सक्षम होता है। यानी जब हम बात करते हैं शुरू में ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की, तो वो एक जटिल प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रकाश के प्रभाव में ही ऑक्सीजन निकलता है, बल्कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल भी उसका कारक है। इसी तरह मेहलर रिएक्शन एक है कि अगर फेरोडॉक्सिन हम ऑक्सीजन को उपलब्ध करा दें, तब भी वहां ऑक्सीजन वो फेरोडॉक्सिन को रिड्यूस कर देता है और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अगर फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया को देखें, तो पूरी प्रक्रिया में वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड होता है। आज जो हमने प्रक्रिया पढ़ी है, ये सारी प्रक्रिया केवल थी जब वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीजन निकला, और उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, कहाँ, थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में। तो जो 4 तरह के कॉम्प्लेक्स हैं, यानी फोटोसिस्टम 2, फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, फिर फोटोसिस्टम 1, और फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो इन कॉम्प्लेक्सेस की सहायता से इलेक्ट्रॉन फ्लो से 2 तरह की चीजें मिली। ऊर्जा के रूप में हमें ATP प्राप्त हुआ, और हाइड्रोजन डोनर के रूप में NADPH2 यानी निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइफॉस्फेट हमें रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट प्राप्त हुआ। तो ये पूरी प्रक्रिया प्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम के अंतर्गत थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में होती है, और जो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। और रासायनिक ऊर्जा कौन सी है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी हमने जो बात की है, इससे अगर अधिक, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लाइट रिएक्शन कई दिनों तक पढ़ाया जा सकता है, हमने केवल मुख्य बातों की चर्चा की है। अगर आपको और भी पढ़ना है तो ये देखिए बुक्स कुछ हम रिकमेंड कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। इनके अलावा भी बुक्स हैं, डेवलिन और बिथम की बुक्स पढ़ सकते हैं, सेलिसबरी एंड रॉस की बुक पढ़ सकते हैं, तीज एंड जीगर की बुक्स पढ़ सकते हैं, मिलर की बुक पढ़ सकते हैं, कुमार एंड पुरोहित हिंदी में भी उपलब्ध है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। हमारे बहुत सारे छात्र जो हैं वो हिंदी एरिया के हैं। वर्मा की भी हिंदी में उपलब्ध है, उसको पढ़ सकते हैं। पांड्यन सिंह को भी पढ़ सकते हैं, मलिक की भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो इस तरह अब तक हमने बात की प्रकाश संश्लेषणीय अभिक्रिया की। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण में कितनी तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं में जो शोध है वो कैसे हुआ, किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण का जो इक्वेशन था वो बदला, प्रकाश संश्लेषणीय अभिक्रिया में किन किन पिगमेंट सिस्टम का उपयोग होता है, किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया होती है, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से एक्साइटेड स्टेट में जाता है जब प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण होता है,
कितने प्रकार से ऊर्जा दूसरी जगह स्थानांतरित होती है। फिर हमने क्वांटाजोम की बात की। क्वांटाजोम में हमने देखा कि किस प्रकार से फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है और फिर वो डैडी मॉलिक्यूल अर्थात रिएक्शन सेंटर्स तक जाता है, जहां से इलेक्ट्रॉन और साथ साथ में ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है, ट्रांसपोर्ट ना कहें बल्कि ट्रांसफर चेन है, वो 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस से होती है, जो कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। जैसे PS2 की बात की हमने बात की आपके सामने साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स की, PS2 कॉम्प्लेक्स की बात की और ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर के कॉम्प्लेक्स की बात की। एक जटिल प्रक्रिया है। अब तक BSc में एक सिंपल साइकिल की तरह पढ़ते आ रहे थे, एक जेड स्कीम की तरह पढ़ते आ रहे हैं। यहां पर ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन को आपको प्रमुखता से ध्यान देना है कि ऑक्सी और अवकरण दोनों प्रक्रिया साथ साथ हो रही है। ऑक्सीकृत हो रहा है मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन को धारित कर रहा है, तब इलेक्ट्रॉन जब छोड़ रहा है तो खुद वो मॉलिक्यूल अवकृत हो रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन जब छोड़ने की प्रक्रिया है तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ऊर्जा भी मुक्त हो रही है। जो ऊर्जा जब दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाती है तो पूरी ऊर्जा अवशोषित नहीं होती, कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है और वो ऊर्जा फिर ATP के रूप में संरक्षित होती है। अर्थात हमने नॉन साइक्लिक रिएक्शन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की सहायता से ये देखा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म है जो माइटोकॉन्ड्रिया के थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में हो रही है, इस ट्रांसफर मैकेनिज्म के चलते ही ये पूरी की पूरी प्रकाशीय अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन देयर इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, and with this oxygen evolving complex there is oxidation of water, and on the oxidation of water there is evolution of oxygen as well as proton, and through PS2 and PS2 there is transfer of electron from photosystem 2 to photosystem 1 and then to ferrodoxine, and the complex is known as ferrodoxine reducing substance. With this transfer there is evolution of energy in the form of ATP, and there is the formation of electron transfer to the NADP molecule. This NADP molecule accepts hydrogen from the oxidation of water and get reduced in the form of NADPH2. This ATP and NADPH2 will be used further for dark reaction, जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इस बीच अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कहीं से भी कोई भी पूछ सकता है, किसी भी सेंटर से। कोई प्रश्न कहीं से? कोई प्रश्न नहीं है, या तो पूरा समझ में आ गया है? लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। हेलो, पहले आप बताइए कहां से बोल रहे हैं? थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, माइक को पास कर लीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आगे आ जाएं। जी सर, दिलीप सेन PG कॉलेज पन्ना से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए, बताइए। पूछना चाहते हैं कि सर इसमें जो PS फर्स्ट है और PS सेकंड है, इसमें लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में क्या रोल है इसका? लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में आपने देखा होगा स्लाइड, तो होता क्या है कि लाइट हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं? प्रकाश को प्राप्त करना। प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में जब वो प्राप्त करता है तो कोई ना कोई पिगमेंट मॉलिक्यूल प्राप्त करेगा। आपने देखा होगा कि जैसे ही प्रकाश कोई एटम एब्जॉर्ब करता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड स्टेज में चला जाता है, और वहां से फिर वो ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन दोनों मुक्त करता है। अगर केवल ऊर्जा के रूप में अवशोषित हुआ तो पिगमेंट किया, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा दोनों को अवशोषित करता है। इलेक्ट्रॉन किसका होगा? किसी दूसरे पिगमेंट का, लेकिन ऊर्जा कौन सी होगी? जो प्रकाशीय ऊर्जा उस पिगमेंट तक पहुंची है, और यही प्रकाशीय ऊर्जा बाद में
पिगमेंट सिस्टम 1 के डैडी मॉलिक्यूल जो केंद्रीय मॉलिक्यूल है, रॉबिनोविच एंड गोविंद जी के बारे में हमने बताया था कि इन्होंने कहा था कि पिगमेंट, दो तरह के पिगमेंट सिस्टम है। पिगमेंट सिस्टम 1 का जो केंद्रीय मॉलिक्यूल है वो P700 प्रकार का है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, जो परालाल किरणों को अवशोषित करता है। और पिगमेंट सिस्टम 2 का जो केंद्रीय मॉलिक्यूल है वो क्लोरोफिल ए ऐसा प्रकार है जो लाल किरणों यानी 680 nm की वेवलेंथ तक प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, संतुष्ट हैं इस आंसर से? हाँ, और कोई पूछना चाहे? पीजी के विद्यार्थी हैं, पीजी की विद्यार्थी को समानांतर समझा जाता है। आप लोग प्रश्न पूछें, आपसे अपेक्षा है। स्नातक के विद्यार्थियों से अपेक्षा ज्यादा नहीं होती, वो थोड़े कम पढ़े होते हैं। आप लोग पीजी में आ गए हैं, आपसे अपेक्षा है। कोई और सेंटर कहीं से पूछना चाहे? किसी और सेंटर से कोई प्रश्न? तो या तो पूरी बात समझ में आ गई है इसलिए प्रश्न नहीं आ रहे हैं, चलिए मेरी तरफ से प्रश्न है कि फेरोडॉक्सिन अपना इलेक्ट्रॉन किससे प्राप्त करता है? फेरोडॉक्सिन को जो इलेक्ट्रॉन मिलता है वो कहां से मिलता है? कोई छात्र बताए। फेरोडॉक्सिन को ऑप्शंस हैं PS2 या PS1। पिगमेंट सिस्टम 2 से प्राप्त होता है या पिगमेंट सिस्टम 1 से? कोई छात्र? हेलो, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से, बहुत बढ़िया। दूसरा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में हाइड्रोक्सिल आयन क्यों कम देर के लिए बनता है? हाइड्रोक्सिल आयन किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? H2O2। H2O2 में, हाइड्रोजन परऑक्साइड में। एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल का टूटना जरूरी है? 2 है। 2 वाटर मॉलिक्यूल का, बहुत अच्छे। और कहीं दूसरी जगह से? इमर्सन इफेक्ट किसे कहते हैं? दूसरी सागर से, जबलपुर से, दूसरा कोई भी जवाब देना चाहे? ठीक है, फिर अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे और उस समय हम कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन की बात करेंगे, अर्थात अप्रकाशीय अभिक्रिया की बात करेंगे। और इस कक्षा में हमने प्रकाशीय अभिक्रिया की बात की है। तब तक के लिए नमस्कार।